हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपको पता है कि रेगुलरली हम कोविड-19 के इकोनॉमिक डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि कोविड-19 का इंडिया और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आज के बेसिकली एपिसोड में हम एक एडिटोरियल कॉलम पे बात करने वाले हैं, जिस एडिटोरियल कॉलम में इस तरफ इशारा किया गया है कि कैसे कोरोना वायरस एक अच्छा बेसिकली अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इंडिया के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनने की, यानी चाइना को रिप्लेस करने की। अब देखिए, अगर हम बात करें सप्लाई चेन की, तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि यहाँ पे नेटवर्क की बात की जा रही है। किसी भी सामान को बनने से कस्टमर के पहुँचने तक के बीच की जो स्टेज होती है वही सप्लाई चेन होती है। यानी एक सामान बिल्कुल प्रोड्यूसर के पास बनता है, प्रोड्यूसर के पास बनने के बाद वो होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास आता है, रिटेलर के बाद वो कस्टमर के पास आता है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान ने गेहूं बोया, किसान से किसी ने ख़रीदा, फिर वो मेन मंडी में आई, मंडी से फिर रिटेलर मंडी में आई और उसके बाद फाइनली कस्टमर के पास आई। तो यही पूरा सप्लाई चेन का एक तरीके से आप ये समझ लीजिए स्टेप हो जाता है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो हमें ये बात पता है कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है। 1/3 जो दुनिया का प्रोडक्शन होता है वो चाइना में ही होता है। अब क्योंकि इस वायरस का जन्म बेसिकली वुहान से हुआ, दुनिया के बाकी कोनों में पहुंचा, चाइना बहुत डिस्टर्ब हुआ, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हुआ, महीनों तक फैक्ट्रियां उनके किए बंद थी, जिसकी वजह से उसका असर चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी कोनों पे देखने को मिला। अब क्योंकि दुनिया के अच्छे खासे देश जो हैं चाइना पे ही डिपेंड हैं अपने सारे सामान के लिए, और जब सेंटर ही एक तरीके से पूरा बैठ गया है तो दुनिया के बाकी कोनों में सामान प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रुक चुकी है, बिजनेस रुक सा गया है, इकोनॉमी पूरी बैठ गई है, जिसका इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दुनिया के बहुत सारे कंट्री हैं जो चाइना पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब चाइना पे अगर गुस्सा दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, सामान वहाँ पे बहुत सस्ते और अच्छे तरीके से बन जाता है। तो इंडिया कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब देखिए सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने यहाँ पे पीएम की तारीफ़ की इस मामले में कि इनका जो मैसेज है बहुत स्केल पे फैलता है और लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो वो इस चीज़ को क्लियर करें और वो इस चीज़ को मैसेज नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करें कि इंडिया रेडी है ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बनने के लिए, जो कि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक अपना मंशा दिखाई है कि हम चाइना को रिप्लेस करने के लिए तैयार है। यानी अगर आप देखिए तो जिस तरीके से कोरोना से फाइट किया जा रहा है, तो साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि जो इकोनॉमिक हैम्परिंग है, यानी जो इकोनॉमिक बैठ रही है, उसको भी किसी तरीके से रिवाइव किया जाए। दुनिया के बाकी कंट्री से लोगों को बुला के यहाँ पे उनके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दिया जाए ताकि उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट तरफ बात की गई है, वो की है मेक इन ग्लोबल इंडिया की तरफ। अब हमको पता है कि मेक इन इंडिया एक ऑलरेडी मॉडल स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे मेक इन ग्लोबल इंडिया की तरफ बात किया गया है कि दुनिया के लिए इंडिया, या फिर इंडिया दुनिया के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पे साबित हो। दुनिया भर के लोग यहाँ पे अपना सामान आके बनाए। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वो गारमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया भर के जो गारमेंट हैं वो उसका सबसे बड़ा सेंटर बांग्लादेश को माना जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर जो भी सामान बनते हैं उसकी कॉस्ट जो है कम आती है, लेबर को कम पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अगर हम फर्स्ट कंट्री या फिर डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो हमें लेबर को वेजेस पे करना पड़ेगा, यानी मजदूरी पे करना पड़ेगा, वो बहुत हाई हो गई एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश जैसे कंट्री से। सेकंड बात वो इशारा कर रहा है वो ये है कि अगर मेक इन ग्लोबल इंडिया को सक्सेसफुल तौर पे इम्प्लीमेंट करना है या फिर इसका सक्सेस को देखना है तो उसके लिए एक स्पेशल बंदे का अपॉइंटमेंट किया जाए, जहाँ पे जिक्र किया गया स्पेशल इन्वॉय की बात की गई है। अब ये स्पेशल इन्वॉय या स्पेशल बंदा जो रहना चाहिए एक ऐसा रहे जो कि इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता हो, मार्केट को बहुत अच्छे से समझता हो और इकोनॉमी पे उसकी बड़ी तेज़ नज़र हो। इस आर्टिकल ने इशारा किया है, जब इस तरफ बात कर रहा है तो यहाँ पे बात आरसी भार्गव की कर रहा है। आपने अगर लेटेस्ट लास्ट वीडियो हमारा ना देखा हो जिसमें हमने ये बात किया कि आरसी भार्गव इंडियन इकोनॉमी को लेके क्या सजेशन दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दीजिए। बहुत अच्छा एक कुछ बातें हैं जिसको आरसी भार्गव ने बताया और हमने आपके सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है।
तो आरसी भार्गव की तरफ बात, या फिर ये कहा गया कि आरसी भार्गव जैसी पर्सनालिटी को अपॉइंट किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंटरनेशनल कंपनीज़ के पास अप्रोच करे और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करें, उनको जाके बताएं, समझाएं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करें कि इंडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, आप आइए, चाइना से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो इंडिया आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तीसरी तरफ जो बात हो रही है वो ये हो रही कि मेक इन ग्लोबल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो असर रहना चाहिए, या फिर सबसे ज़्यादा 2 कंट्रियों की तरफ फोकस रहना चाहिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो 2 कंट्री क्या हैं, एक तो वहाँ पे जापान की बात की गई है, दूसरी अमेरिका की बात की गई है। अब देखिए रिसेंटली जापान ने ये अनाउंसमेंट किया था कि तकरीबन $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो चाइना से निकाल के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब आपको पता है कि चाइना सेकंड वर्ल्ड कंट्री है और इंडिया और बाकी एशियन के कुछ कंट्री हैं और अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बेसिकली वो कंट्री होते हैं जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो जापान ने ये जो इंटरेस्ट दिखाया है ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन हमारे लिए साबित हो सकता है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट की तरफ मैं यहाँ पे इशारा करना चाहूँगा, वो है यूएसबी एविडेंस लैब। ये एक लैब है, एक रिसर्च सेंटर है जो कि अर्थव्यवस्था, मार्केट, कंपनियों को लेकर टाइम टू टाइम रिपोर्ट देती रहती है। उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि तकरीबन 76% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना से निकलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। और उसी सर्वे ने ये पाया कि इंडिया उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है, यानी चाइना से अगर वो निकल रहे हैं तो इंडिया की तरफ मूव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ माइक पॉम्पियो जो कि यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनका ये बयान भी आया था कि वी एंड इंडिया बोथ शुड वर्क टुगेदर टू कम आउट ऑफ दिस वेरी क्राइसिस, यानी हमें और भारत को एक साथ काम करना चाहिए ताकि हम इस क्राइसिस से बाहर आ पाएँ। तो बेसिकली वो इस तरफ इशारा देना चाहते थे कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसको हम चाइना से निकाल के इंडिया की तरफ शिफ्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए चौथी बात जो है वो अब थोड़ा सा पॉलिसी की तरफ बात कर रहा है। ये चौथी बात कह रहा है कि अगर हम मेक इन ग्लोबल इंडिया में इंटरेस्टेड हैं तो हमें एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा और बहुत एक सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा और अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है स्पेशली टैक्स को लेके उसको सुधारना पड़ेगा। आपको पता है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे कॉरपोरेट्स जिन्होंने दबी ज़बान में इस बात को बोला कि टैक्स टेररिज्म जैसा माहौल बनाया जा रहा है, यानी टैक्स जो है वो बंदूक की नोक पे कहा जाए या फिर एक आजा दबाव में डाल के टैक्स लिया जाए। बाद में सरकार ने इसको क्लियरिफाई किया कि नहीं बिजनेसमैन जो हैं वो हमारे दोस्त की तरीके से हैं। और इस तरीके की जब भी बातें होती हैं तो हमारी जो इमेज है वो जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर्स इसको अलग अंदाज में लेते हैं, उसको बहुत पॉजिटिव नहीं लेते हैं। सेकेंड बात जो हुई है वो ये हुई है कि जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है या फिर इसके अलावा जो इन्वेस्टर अगर भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो लाइसेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बहुत आसानी पैदा की जाए ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत दुश्वारी ना हो, वो कोई तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करें, ईज़िली वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसमें एक और चीज़ की तरफ जो इशारा किया गया है वो ये है कि बहुत सारे हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं उन पेंडिंग केसेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप कह सकते हो या फिर बहुत सारे अलग केसेस हैं जो इंटरनेशनल कंपनियों को लेके चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द उसको रफा दफा किया जाए, जल्द से जल्द उसको ख़त्म करके उस पर कोई डिसीजन लिया जाए। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए की जाती हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाए, हमारी रेपुटेशन एक अच्छी बने, हम एक इन्वेस्टर्स के तौर पर उभरें। पांचवी बात क्या है कि पांचवी बात ने बहुत इंपॉर्टेंट तरफ इशारा किया है वो ये है कि जो हम अक्सर ओपन क्रिटिसिज्म कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का या फिर कुछ एग्रीमेंट भारत के अंदर होते हैं जिसका हम ओपन क्रिटिसिज्म कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें बेसिकली जेफ बेजोस की बात की जा रही है कि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में जेफ बेजोस अमेज़ॉन के जो मालिक हैं वो इंडिया में आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अब जेफ बेजोस को लेके कुछ बातें थी जिस बातों में ये भी कह दिया गया कि जेफ बेजोस अगर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भारत पे किसी तरीके की मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। तो असल में आर्टिकल ने इस तरफ इशारा किया कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और अगर इस तरीके की बातें हम करते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो थोड़ा डैमेज होती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को अगर मैं कहूँ तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई तो हमारे यहाँ में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो
रोज़गार की है वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंट्री के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो यहीं के मज़दूरों को इन्वॉल्व करेंगे। हो सकता है टॉप मैनेजमेंट अपने यहाँ का ले आए, लेकिन फिर भी बॉटम और डाउन लेवल का जो मैनेजमेंट वर्कर्स रहते हैं वो हमारे यहाँ से लिए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जब ये बेरोज़गारी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारा एक तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं या फिर जो हमारा जो दहाड़ी मज़दूर है उसके हाथ में पैसा आएगा, तो ये जो डिमांड की प्रॉब्लम इस वक्त इकॉनमी में देखने को मिल रही है वो डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तो ये एक छोटा सा बेसिकली डिस्कशन था ग्लोबल सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग हब को लेके, इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप इसे खुद सब्सक्राइब करिए ही, और साथ ही साथ दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाइए, दूसरे लोगों तक भी इसके बारे में बताइए। हमने बहुत सारे लेक्चर्स कोरोना वायरस पे किए हैं, आप प्लीज़ उसको जाके फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम में इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से आप हमें सर्च भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट related with this very topic. So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.